बह रहा शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसका जितना ज़र्फ है वहां उतना ही खामोश है। यानी हमें बरसने के लिए गरजने की आवश्यकता नहीं है। हमारा व्यक्तित्व, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा धैर्य और हमारा निर्णय, यदि अगर हम कम शब्दों में भी अपनी बात बोले तो हम अपनी बात को और अपने व्यक्तित्व को स्वर्णिम अक्षरों में लिखित कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। ये सभी हमें समझा गए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 26 दिसंबर को जब ये खबर आई कि हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो गुरु चरणों में चले गए हैं, वो इस संसार को त्याग कर चले गए हैं, पूरे देश विदेश में शोक की लहर पहुंच गई। ये यूं कहें कि एक महान अर्थशास्त्री जो देश विदेश में अपना परचम जिन्होंने लगाया, उस दौर का खात्मा भी हो गया। तो आज बात करेंगे सबसे पहले तो कोटनाला केदार संपूर्ण परिवार की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को शत शत प्रणाम, उनको शत शत श्रद्धांजलि। और ये श्रद्धांजलि, ये पूरा वीडियो समर्पित है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो हम बात करेंगे इसमें, संक्षिप्त में बात करेंगे कि किस प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा उन्होंने की, और वो शिक्षा दीक्षा के बाद जब वो भारतीय अर्थव्यवस्था में आए, वो भी उस दौरान 90 के दशक, एक 90 का दशक ऐसा था कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, मतलब भारत दिवालिया हो चुका था। किस प्रकार से ऐसे निर्णय किए उन्होंने कि भारत को दिवालिया होने से बचाया, और आज की डेट में जो हम स्वतंत्र भारत, या यूं कहें कि विश्व पटल पर एक भारत की जो अलग छाप है, उसमें किस प्रकार से अहम योगदान था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले श्रद्धांजलि हम संपूर्ण कोटाला परिवार की ओर से, कोटाला केदार परिवार की ओर से। तो आपका जन्म 26 सितंबर 1932 में अविभाजित पंजाब के प्रांत गाह में होता है। पेशावर से शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के बाद, बंटवारे के बाद ये भारत आते हैं और कुछ समय हल्द्वानी में व्यतीत करने के बाद ये पूरी परिवार सहित शिफ्ट हो जाते हैं अमृतसर में, जहां पर पंजाब विश्वविद्यालय से 1952 में ग्रेजुएशन करते हैं और 1954 में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। दरअसल इनकी माताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था और पिताजी चाहते थे कि ये कोई डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन इनकी शुरुआत से ही रुचि जो थी वो अर्थशास्त्र में थी, और साथ साथ में अव्वल दर्जे के ये छात्र रहा करते थे, जिसके बतौर ये स्कॉलरशिप इनको मिल जाती है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद ये जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और साथ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो 1964 में ये डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करते हैं कैम्ब्रिज से, और ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर देते हैं। फिर ये हिंदुस्तान आ जाते हैं। अभी हिंदुस्तान आते हैं तो उस समय इनका नाम 1960 के अंतिम दशकों में या 1970 के शुरुआती दशकों में इनकी नाम की ख्याति हो जाती है अर्थशास्त्र में। हर कोई इनको, मतलब ये नामचीन हस्ती हो जाती है, नाम गिरामी इनका नाम हो जाता है अर्थशास्त्र में। खैर उसके बाद ये 1970 में ये एक दिल्ली इकोनॉमिक स्कूल में शिक्षक, बतौर शिक्षक के रूप में ये कार्य करते हैं। 1971 में ये वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बनते हैं। 1972 में ये मुख्य आर्थिक सलाहकार बनते हैं वित्त मंत्रालय में, और 1974 में ये वित्त मंत्रालय के सचिव के तौर पर यहां पर कार्यरत होते हैं, और 1982 में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर बनते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अव्वल दर्जे की जो शिक्षा प्राप्त की थी और साथ साथ में जो एक्सपीरियंस ले लिया था, अब वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव आगे काम आने वाला था। और किस प्रकार से अब शुरुआत होती है दूसरे दौर की, ये बात करते हैं 1990 की। क्या थी वो शुरुआती दशकों में कि जिस प्रकार से एक निर्णय ने, एक फैसले ने बेपटरी अर्थव्यवस्था भारत की, उसको पटरी में लाने का काम किया। 72 घंटे में रुपये का अवमूल्यन कराकर, या यूं कहें कि देश उस समय दिवालिया हो चुका था, दिवालिया देश को कहां से लेकर आए और आज की डेट में क्यों स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है उस दौर को। अब ये समझने से पहले थोड़ा सा हल्का सा पीछे चलते हैं, इतिहास में चलते हैं। और ये जो पूरा मसला है, बीच में पूरा मैटर है, ये थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेशन वाला है, यानी थोड़ा जटिल है। इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब दौर था आजादी के समय, यानी 1947 में। 1947 में जो अर्थव्यवस्था थी उसको चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार मौद्रिक प्रणाली के ऊपर काम करती थी। अब मौद्रिक प्रणाली जो थी 1932 में कानून बना था, 1832 में कानून बना था, जो था क्वाइनेज कानून, उसके तहत चलती थी मौद्रिक प्रणाली। अब मौद्रिक प्रणाली को आसान भाषा में समझे कि ये जो प्रणाली थी, ये एक समूह था संगठनों का समूह था, जो कि अर्थव्यवस्था यानी देश की अर्थव्यवस्था से जो धन सृजित होगा उसका रोड मैप, यानी उसको देखता था वो। यानी और सिंपल भाषा में समझे कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था के बाद जो धन सृजित होगा उसका रोड मैप, यानी उसकी रूपरेखा तैयार करेगी ये प्रणाली। इस प्रकार से थी। अब इसी दौर में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी जो आरबीआई थी, ये एक अलग से प्रणाली में काम करती थी, उसको बोलते थे पार प्रणाली। अब यहां पर एक शब्द और आता है जो है विनिमय दर। अब इन दोनों को समझते, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा आसान में समझिए। विनिमय दर होता है दो मुद्राओं का सापेक्ष मूल्य, यानी दो मुद्राओं का आपस में सापेक्ष मूल्य जो कि उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। समझे? यानी दो, समझ लीजिए दो मुद्राओं को आपस में सापेक्ष में एक मूल्य निकालना है, दो मुद्राओं का, दो करेंसियों का। अब
पार उसकी बात करते हैं। पार प्रणाली क्या था? पार प्रणाली में दरअसल एक मुद्रा उस मुद्रा के सापेक्ष यानी उसका मतलब उसका डिफरेंस निकालना किसी दूसरे देश की मुद्रा से या तो सोने से, क्योंकि देखिए उस दौरान जो है ना, उस दौरान गोल्ड वो चल रहा था, गोल्ड स्टैंडर्ड का दौर था वो, तो किसी भी देश की मुद्रा थी उसको मतलब उसका जो हेड हुआ करता था वो लगभग गोल्ड से वो करते थे, तुलना करते थे। तो ये तुलना ही जो थी, ये जो पार प्रणाली थी, ये तुलना थी। अब देखिए थोड़ा और शॉर्टकट समझते हैं। जो रुपया था, भारतीय रुपया, ये था सापेक्ष, यानी ये चलता था ब्रिटिश पाउंड के हिसाब से, यानी रुपया आया उसका ब्रिटिश पाउंड के हिसाब से चलता था। उसके बाद ब्रिटिश पाउंड जो चलता था वो चलता था अमेरिका डॉलर के हिसाब से, और सबसे लास्ट में अमेरिकी डॉलर जो चलता था वो चलता था गोल्ड यानी सोना। यानी अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया में रुपया, उसके बाद जो ब्रिटिश पाउंड था, उसके बाद अमेरिकी डॉलर और उसके बाद सोना, यानी गोल्ड सबसे लास्ट में था। अब देखिए एक आधिकारिक घोषणा है, एक आधिकारिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नोट है 1947 में, कि जो इंडिया था, मतलब जो रुपया था, रुपये के हिसाब से यदि अगर हम गोल्ड की तुलना करेंगे, पहले हम गोल्ड की बात करते हैं, तो एक रुपया में गोल्ड के हिसाब से देखा जाए तो 0.27 ग्राम गोल्ड एक रुपये के बराबर था, इस प्रकार से मान के चलिए। और डॉलर में बात करें हम तो एक रुपया था उस समय 4.72 डॉलर, यानी एक रुपया आज की डेट में लगभग 80-85 के करीब डॉलर हो चुका है, लेकिन उस दौरान की बात कर रहे हैं, ये आधिकारिक तौर पर है आरबीआई का। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो इसे सिंपल तरीके से ये समझिए प्रणाली थी, और इस प्रकार से हम दो मुद्राओं के बीच में जो अंतर था उसको निकालते थे। क्योंकि आज भी हम डॉलर की बात करते हो, आज तो डॉलर बहुत ज्यादा, उस समय एक रुपया का डॉलर कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 4.72 डॉलर एक रुपया में, और अगर सोने से करेंगे तो एक रुपये का सोने का कीमत लगभग 0.27 ग्राम गोल्ड होगा। तो ये उस समय था गोल्ड स्टैंडर्ड का दौर था वो। अब धीरे धीरे करके अब चलते हैं हम पॉलिटिशियन में। ये तुमने बात कर दी टेक्निकल चीज की, पॉलिटिशियन में उस समय क्या हो रहा था? दरअसल वो एक ऐसा दौर था जिसमें जो 1947 के बाद देश में ही नहीं, भारत देश में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कुछ ना कुछ उलझनें चल रही थी। सबसे बड़ी जो उलझन आई वो आई जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो निक्सन, उनकी कहीं ना कहीं जो वाद विवाद हुआ था फ्रांस से। उसके बाद गोल्ड का दौर फिर खत्म हुआ थोड़ा। अब जो 1971 का जो गोल्ड स्टैंडर्ड का दौर था, जो वो कहीं ना कहीं विदा हुआ या थोड़ा कम हुआ, तो उसका प्रभाव हर जगह ही पड़ा। देखिए जो अमेरिका और फ्रांस के बीच जो तकरार थी उसके कारण सभी देश प्रभावित हुए, लेकिन भारत देश थोड़ा ज्यादा हुआ। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी तत्कालीन तो आजादी मिली थी, आजादी के बाद फिर 1961 का युद्ध भारत पाकिस्तान का, उसका भारत पाकिस्तान का फिर जो 1965 में युद्ध, साथ में चाइना से युद्ध। अब हुआ क्या कि साथ साथ में 1964 और 65 में भारत में सूखा पड़ गया। अब भारत देश उस समय चौतरफा लड़ाई लड़ रहा था, चौतरफा परेशानी से जूझ रहा था। हम रुपये के अवमूल्यन की बात करें तो रुपये का अवमूल्यन दो बार हुआ था। पहले बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1947 में किया था, लेकिन वो टेक्निकल यानी तकनीकी तौर पर किया था, लेकिन वास्तविक जो रूप में किया था रुपये का सबसे बड़ा अवमूल्यन जिसे बोला जाता है 6 जून 1966 को, जब रुपये का अवमूल्यन कराया गया 35.5%। अब देखिए ये प्रतिशत इतना ज्यादा था कि इसके लिए भारत देश कहीं ना कहीं तैयार नहीं था। ये बिल्कुल भूकंप या जलजले की तरह था ये। देखिए उस दौर में क्या था कि भारत देश ही नहीं, जितने भी देश थे सभी कहीं ना कहीं जूझ रहे थे, उतार चढ़ाव चल रहा था पूंजी में। लेकिन भारत के लिए क्या था, ये सारी चीजें जो अभी बताई, ये था साथ साथ में भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब उसके कारण क्या हुआ, बाहर से जो विदेशी मुद्रा थी वो आनी बंद हो गई, और साथ साथ में बहुत सारे और एक्ट बने। इसके पीछे देखिए मंशा तो ठीक थी, लेकिन हुआ क्या कि वो जमीनी तौर पर अभी कहीं ना कहीं देखिए भारत उसके लिए तैयार नहीं था इतने बड़े परिवर्तन के लिए। साथ में फिर एक्ट आने लगे, साथ में वो जो MRTP एक्ट बना, साथ में लाइसेंसी और परमिट वो जो एक एक्ट बना, यानी जो भी व्यवसाय होगा इससे जुड़ा हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सोच अच्छी थी इसके बीच में, लेकिन हुआ क्या कि भारत कहीं ना कहीं अपने ही खोल पर सिमट के रह गया। यहां धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ती रही, विदेशी पूंजी आनी बंद होगी। कहानी में थोड़ा आगे चलते और बात करते हैं 1980 के अंतिम दशक की या 1990 के शुरुआती दशक की। दरअसल उस दौरान क्या था, उस दौरान अमेरिका और इराक के मध्य कुवैत को लेकर युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका के जो राजदूत थे उन्होंने संपर्क किया चंद्रशेखर आजाद में, जो कानून मंत्री थे सुब्रमण्यम स्वामी, उनसे संपर्क किया और कहा कि आप भारत की धरती से हमारे जो लड़ाकू विमान है उनको उड़ान ऑपरेशन करने की अनुमति दे दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत था, अमेरिका और इराक में डिस्टेंस बहुत था, तो उनको ईंधन भरने के लिए या उनको मेंटेनेंस करने के लिए एक जगह चाहिए थी, स्थान चाहिए था। उससे पहले वो फिलिस्तीन से ये सारे अपने ऑपरेशन कर रहे थे। अब भारत ने बोला
ठीक है, अब अमेरिका ने यह भी कहा था कि हम आपको इसके लिए, इसके एवज में हम आपको जितना भी खर्च होगा उससे लगभग 3 गुना पैसा हम आपको देंगे। अब भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई थी और अमेरिका का जो IMF में जो शेयर था वो लगभग 87% था। तो भारत ने यहां से पेशकश रखी कि आप हमें एक काम कीजिए, आप हमें लोन दिलवा दीजिए वर्ल्ड बैंक IMF से, लगभग $2 बिलियन आप हमें लोन मुहैया करवा दीजिए, हम आपको ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहां पर ये सहमति बन गई। अब देखिए चीजें इतनी आसान भी नहीं होती, अनुमति मिल गई, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो बजट आना था, क्योंकि बजट आना था फरवरी में, तो कांग्रेस सरकार ने जो बजट था उसका पूर्णतः समर्थन करने से मना कर दिया। बोला हम आंशिक रूप, मतलब थोड़ा तो कर लेंगे लेकिन पूर्णतः समर्थन नहीं करेंगे। अब आनंद फानंद में यशवंत सिन्हा, उन्होंने क्योंकि वित्त मंत्री थे, उन्होंने बजट पेश कर दिया। अब हुआ क्या कि यहां पर इन्होंने, थोड़ा आगे चलते हैं, युद्ध कहीं ना कहीं युद्ध खत्म हुआ। अब युद्ध खत्म होने के बाद यहां पर आर्थिक संकट तो गहरा ही रखा था, तो इन्होंने और पेशकश की, अमेरिका पे गए और अमेरिका में कहा कि आप हमें कुछ थोड़ा सा और लोन आप हमें मुहैया करवा दीजिए, ये तो हम कर देंगे आगे। अब देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी सीख भी आती है देखने को। अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका को लगा कि युद्ध खत्म हो गया, अमेरिका को लगा कि इनकी तो देश में आपसी नोकझोंक भी है, यानी सरकार, जितने भी सरकारें हैं उनके जो राजनीतिक नेता हैं वो एकजुट नहीं है, वो तो अलग ही, उनकी सबकी विचारधारा अलग है। तो कहीं ऐसा ना हो हम पैसा भी मुहैया कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें पैसा फंस जाए, ये उनको दिक्कत नहीं। तो उन्होंने सीधे तौर पर ना कहकर उन्होंने ये कहा कि आप अपने पहले रुपये में थोड़ा सा अवमूल्यन कर दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे, जो विनिमय है थोड़ा विनिमय कर दीजिए रुपये को, फिर हम देखेंगे। सीधे तौर पर ना कहकर उन्होंने घुमा फिरा के मना कर दिया कि हम अभी आपको लोन नहीं प्रोवाइड करवा सकते, क्योंकि आपकी तो खुद ही मतभेद हो रहा है। तो देखिए इसमें बहुत बड़ी सीख आती है कि यदि अगर, मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि यदि अगर बात देश की आती है ना, भारत देश की, तो उस दौरान ना आप एकजुट हो जाइए। जब भी कभी लग रहा है कि कुछ ऐसा मसला हो गया जिसमें बाहर के देशों की निगाहें हैं भारत के ऊपर, तो उस दौरान ना एक मत हो जाइए। होता क्या है कि यदि अगर एक मत नहीं होंगे तो बाहर के लोग ना वो उसका फायदा उठा लेते हैं। अब ऐसी घर के ऊपर ही बात है, देखिए घर में भी तीखी तकरारें होती है, नोकझोंक होती है, विचार में मतलब मतभेद चलते रहते हैं किसी के घर में भी। लेकिन यदि अगर आपको लग रहा है कि घर तक तो बात ठीक है, लेकिन यदि घर के सदस्य के बाहर हो गई कुछ बात और बाहरी लोग या XYZ कोई भी हो सकते हैं, यदि अगर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उस समय बुद्धिमत्ता से ये सोचना चाहिए कि हम उस समय एकजुट हो जाएं। नोकझोंक हर किसी के परिवार में चलती है, हर देश में हर जगह चलती है, लेकिन यदि अगर बात आती है घर की तो एकजुट हो जाइए। यदि बात आती है तो देश की, तो देश तो सर्वोपरि है। जब देश की बात आ गई तो सबके सबका एक ही मत होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अभी देखिए ना, यदि अगर नहीं होता तो वो मुहैया करवा देती ना लोन, लेकिन उनको लगा जब अपने घर में ही सारी जो राजनीतिक पार्टियां उनके बीच नोकझोंक तीखी हो रही है, तो हो सकता है हमारे पैसे भी फंस जाए। उस दौरान भारत देश आर्थिक तंगी से तो गुजर ही रहा था, लेकिन साथ साथ में यहां पर राजनीतिक हलचल भी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। उस दौरान क्या हुआ कि राजीव गांधी जी के घर के बाहर 2 हरियाणा के पुलिसकर्मी वहां पर दिखे, उनको ये लगा कि ये हमारी जासूसी करवा रहे हैं। तो उस समय जो उस दौरान जो सरकार थी वो गठबंधन की यानी मिलीजुली सरकार थी, इन्होंने अपना मत वापस ले लिया, सरकार धड़ल्ले से नीचे गिर गई। सरकार जब नीचे गिरी तो क्योंकि 6 महीने के भीतर चुनाव करवाने होते हैं, चुनाव के लिए जब चुनाव जो प्रचार हो रहे थे उस दौरान राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। जब उनकी हत्या होती है तो आनंद फानंद में PV नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री पद के दावेदारी सौंप दी जाती है। अब जब जिम्मेदारी वो सौंपते हैं तो वो जश्न नहीं मनाते, वो सीधा ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचने पर जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे नरेश चंद, उनसे बात करते हैं। दरअसल एक संदेश भी दिया था उन्होंने, जो भी भारत की अर्थव्यवस्था थी बहुत ज्यादा बेपटरी हो रखी थी, उन्होंने उनको बुलाया, बोला कि आप ये बताओ जो आपने पत्र में लिखा है क्या इतनी ही खराब है भारत की हालत। उनका जवाब ये था कि सर हालात इससे भी बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है हालात। अब देखिए एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश जी, उन्होंने एक टू द ब्रिंक एंड बैक उन्होंने अपनी किताब में प्रदर्शित भी किया है कि उस दौरान 1991 में इतनी ज्यादा चरमरा गई थी अर्थव्यवस्था की केवल 10 दिन से भी कम मात्रा का विदेशी जो मुद्रा थी वो केवल 10 दिन तक की ही थी। साथ साथ तो पूरा सोना गिरवी हो चुका था और केवल 2,500 करोड़ रुपए ही बचे हुए थे भारत को चलाने के लिए, यानी आर्थिक पतन निश्चित था, कोई नहीं बचा सकता था, कुछ नहीं बचा था। अब देखिए इसका एक मैं आपको उदाहरण देते हैं, जो हम टाइटन की वॉच आती है ना, टाइटन की वॉच, तो टाइटन में जो गोल्ड इंडस्ट्री में टाइटन गया वो भी कहीं ना कहीं इसी दौर पर गया, क्योंकि उस समय विदेशी मुद्रा बिल्कुल शून्य हो चुकी थी। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, जो व्यापारी थे, जो व्यवसायिक थे, प्राइवेट व्यवसायी, उनको बोल दिया कि हमारे पास विदेशी पूंजी शून्य है, आप खुद में अपने आप ही देखिए, हमारे पास आपकी मदद करने के लिए कुछ नहीं। अब कहानी में आते हैं महान अर्थशास्त्री और जो सूत्रधार बने भारत की जो आर्थिक
पतन की ओर अग्रसर हो गया था, जो बिल्कुल बेपटरी अर्थव्यवस्था थी उसके सूत्रधार बने, उसको पिरोया और उसके बाद भारत को खड़ा करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सोचिए किस क्षण की बात कर रहे हैं हम, ऐसा क्षण जो भारत का सोना सारा गिरवी हो चुका था बाहर, विदेशी पूंजी जो थी वो लगभग शून्य हो चुकी थी आनी, आयात के लिए केवल 10 दिन से भी कम धन बचा हुआ था, केवल 2500 करोड़ ही बचे हुए थे। तो बिल्कुल निश्चित था, आर्थिक पतन बिल्कुल निश्चित था। उस दौरान पीवी नरसिम्हा राव जी को सूझा कि क्यों ना हम, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे वो यूसीजी में कार्यरत थे। तो अब देखिए इनके बारे में 1970 के दशक हम पहले ही बात कर चुके हैं, सबको इनकी ख्याति मालूम थी कि अर्थशास्त्री ये बहुत विद्वान हैं। तो इनको बोला गया कि आपको हम वित्त मंत्रालय सौंप रहे, वित्त मंत्री बना रहे हैं, आप इसके सूत्रधार बने। अब देखिए बोलते हैं ना कि कोई भी रेवोल्यूशनरी परिवर्तन होता है या कोई भी क्रांतिकारी बदलाव होता है तो समाज पीछे पड़ जाता है। दरअसल होता क्या है कि जो दूरदर्शिता होता है ना, जो बाहर की सोचता है, तो समाज को कहीं ना कहीं जो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बात हो रही है, तो उनके विरोधी शुरू हो जाते हैं। ऐसी तक नौबत आ गई कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय के थे पीवी नरसिम्हा राव जी, जब इन्होंने बजट पेश किया, बजट बनाकर दिया, तो उन्होंने यहां तक कि कह दिया था कि क्या हमने इसी बजट के लिए तुम्हें वित्त मंत्री बनाया। देखिए वो भी उस दौरान ठीक थे, अभी हम आगे बात करेंगे क्यों। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने बजट पेश किया संसद में, तो सबसे लंबा बजट भाषण था वो, 1850 शब्दों का बजट भाषण था, तो उसमें हर कोई इनका विरोधी हो गया। लेकिन देखिए यहीं पर होता है एक योद्धा, ये एक दूरदर्शिता, या जिसको अपने आप पे भरोसा रहता है, कि विश्वास रहता है कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं, बाकी समाज को अभी समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं आए। होता क्या है ना कि कोई भी क्रांतिकारी बदलाव के लिए हम लोग मतलब पीछे हट जाते हैं, हम लोग बदलाव से डरते हैं, तो आम समाज, आम जन को ये चीज समझ में नहीं आती। जैसे अभी हमने अभी जो पुरुष जागृत संगठन किया, हमें भी बहुत ज्यादा विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने भी कुछ दूरदर्शिता यानी कोई एक क्रांतिकारी बदलाव लेने की हमने जो ठानी है, तो हमें भी बहुत ज्यादा विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर कहानी की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस कदर तक विरोध होना शुरू हो गया था कि बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि अगर ये बजट फ्लॉप हो जाता है ना, तो इसका जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका श्रेय हम दोनों को मिल जाएगा। यहां तक कि जब बजट पेश हो गया उसका जो हर कोई इनकी निंदा करनी शुरू कर दी, तो जो नेता प्रतिपक्ष थे यानी जो आजाद थे, तो उन्होंने यहां तक कि कह दिया था पीवी नरसिम्हा राव जी को कि ये तुम्हारा बजट है, ये भारत को आर्थिक पतन से निकालेगा बाहर। तो हमारे माननीय नरसिम्हा राव जी ने ये तक कह दिया था कि आदमी तो आपका ही है। तो उन्होंने कटाक्ष ये लगाया कि जिस चाकू को सब्जी काटने के लिए आपको दिया ना, आप उससे हार्ड सर्जरी करवा रहे हैं, इस प्रकार के तंज कसे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि बड़ा योद्धा होता है, ये जो दूरदर्शिता होता है वो सबको इग्नोर करता है, उसको खुद पर विश्वास रहता है। तो ये मैं अपने वीडियो से सबके लिए कह रहा हूं कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कोई क्रांतिकारी कुछ भी सोल्यूशन लेके आए हो, तो अपने आप पर विश्वास रखना। लोग विश्वास नहीं रखेंगे, लोग तब विश्वास करते हैं जब लोगों को रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन रिजल्ट से पहले हर कोई आपकी आलोचना करना शुरू कर देगा। अब देखिए वो बजट की बात करते हैं, जो शॉर्टकट बजट का क्या था। बजट में ऐसी नीति बनाई कि जो भी पारंपरिक पहले के चलते आ रहे थे वित्तीय जो नियम शर्तें थी, उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगा दिया गया। भारी व्यापार को खोल दिया गया, मतलब भारी कंपनियों को, क्योंकि अभी तक क्या था कि हम बात कर चुके थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रखा था। तो इन्होंने क्या किया कि बाहर की कंपनी अब आ सकती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को इन्होंने बढ़ाकर 40% था, इन्होंने बढ़ाकर 51% कर दिया, यानी बाहर की कंपनियां भी अब आ सकती है हिंदुस्तान में अपना बिजनेस करने के लिए। तो उसके बाद ये जो विप्रो है या ये जो बहुत सारी कंपनियां उसके बाद आई हैं। तो अब क्या हुआ कि जब बाहर विदेशी कंपनी आई, तो शुरू में तो हर कोई इनको समझ रहा था कि इन्होंने ऐसे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या, साथ में इन्होंने सेबी, क्योंकि शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार में जिम्मेदारी तय करने के लिए इन्होंने सेबी का भी निर्माण किया, जो कि एक निगरानी रख सके शेयर मार्केट में। तो धीरे धीरे करके इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आई। जब कंपनियां भारत में आई, क्योंकि दरवाजे खोल दिए गए विदेशी कंपनियों के लिए। अब देखिए दूसरी बात करें कि जो बजट को लेकर जो शंका थी वो इसलिए भी थी कि अब बजट में ये था कि विदेशी कंपनियां जो है आ सकती है यहां पर, उनको मतलब रोक टोक नहीं होगी व्यापार के लिए। अब ये भी लोग ठीक थे जो विपक्ष में थे, इन्होंने लगा कि अभी तो हम अंग्रेजों से छुटकारा हमने पाया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अंग्रेजों की तरह ही बाद में हम फिर से गुलाम हो जाए कि विदेशी कंपनी आएगी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपने आप पर विश्वास था, उनको मालूम था कि आगे आने वाले समय में भारत देश ऐसा हो जाएगा, इस कारण उन्होंने इस प्रकार का बजट पेश किया। उसके बाद हम सभी जानते हैं, तो ये जो रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी जो प्रयोग थे, जो क्रांतिकारी सोच लेके आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तभी जाके उनका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है कि किस प्रकार से उन्होंने बेपटरी, या यूं कहें कि भारत देश, सोचिए देश बिल्कुल आर्थिक पतन, दिवालिया हो चुका था देश। जरा सोचिए
यदि हम दिवालिया हों तो चल जाएगा, कोई ना कोई हमें बचा ही लेगा, सरकार या हमारे कोई भी जिला हो जाए चल जाएगा, अगर राज्य हो गया तो चलेगा। लेकिन यहां पर तो देश की बात आ रही है। सोचिए, देश बिल्कुल शून्य हो जाता, उस दौरान उन्होंने ऐसा अपने आप पे विश्वास रखा और ऐसा बजट पेश किया, अपने आप पर पूरा विश्वास किया। तभी तो कहते हैं क्रांतिकारी चीजें में समय लगता है, क्रांतिकारी विचारों को समझने में, लेकिन जब वो समझ में आ जाती है तब जाके लोग विश्वास करते हैं। तो उसके बाद तो हम सभी को मालूम है 2004 से लेकर 14 तक वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। और साथ साथ में ये जो जितनी भी रेवोल्यूशनरी आज की डेट में जो भारत का परचम लहराया है, वो कहीं ना कहीं उस पर अहम जो योगदान है, अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं, तो वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी है। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक, जिन्होंने भारत को राजकोषीय संकट से उबारा और कहीं ना कहीं दिवालिया, जब भारत देश दिवालिया हो रहा था, उन्होंने वहां से अपनी नीतियां, क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए और भारत को एक विश्व पटल पर आज की डेट में जो हम अपने पैरों पर खड़े हैं, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का उसमें अहम योगदान है। तो हम अपनी पूरी कोटाला केदार परिवार की ओर से हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हैं और शत शत नमन करते हैं। जब कोई भी रेवोल्यूशनरी क्रांति यदि अगर कोई आर्थिक समाज में आएगी, आर्थिक सरकार में आएगी या आर्थिक भारत में आएगी, तो हर कोई आपको याद रखेगा।